नमस्कार, मैं प्राध्यापिका जया कावळे, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। आज का लेक्चर बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम फाइनेंशियल अकाउंट। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने देखा था यूनिट 1 हमने शुरू किया था। यूनिट 1 में अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जो अमलगमेटेड या एब्जॉर्प्टेड कंपनियां रहती है वो कंपनियों में से एक कंपनी वेंडर कंपनी रहती है तो दूसरी कंपनी परचेसर कंपनी रहती है। तो वेंडर कंपनी माने ओल्ड कंपनी है हमने देखा था, और परचेसर कंपनी माने न्यू कंपनी हमने देखा था। तो वेंडर कंपनी परचेसर कंपनी को अपना बिजनेस बेच रही है। बिजनेस बेच रही है माने बिजनेस की जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो असेट्स एंड लायबिलिटीज परचेसर कंपनी की तरफ जा रही है। परचेसर कंपनी वेंडर कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटीज ले रही है। ठीक है, तो वेंडर कंपनी जब परचेसर कंपनी को असेट्स एंड लायबिलिटीज दे रही है तो परचेसर कंपनी की तरफ से कुछ अमाउंट, कुछ वैल्यू वेंडर कंपनी को दिया जाता है। तो जो अमाउंट और वैल्यू परचेसर कंपनी की तरफ से वेंडर कंपनी को दी जाती है, उस अमाउंट को, उस वैल्यू को हम कहेंगे परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब परचेज कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है और कौन रिसीव कर रहा है ये हमको जानना जरूरी है, वो हमको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। तो परचेज कंसिडरेशन जो है वो परचेसर कंपनी पे करती है। परचेज कंसिडरेशन परचेसर कंपनी पे करती है और वेंडर कंपनी उसको रिसीव करती है। ठीक है, तो ये जो परचेज कंसिडरेशन हमारा आया, जो अमाउंट परचेसर कंपनी वेंडर कंपनी को देने वाली है वो हुआ परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन के मेथड्स है, तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन के 3 मेथड हम देखेंगे। 3 मेथड है। पहला मेथड है लमसम मेथड, दूसरा मेथड है नेट पेमेंट मेथड, तीसरा मेथड है नेट असेट्स मेथड। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि पहला मेथड क्या है। पहला मेथड है हमारा लमसम मेथड। तो इसके नाम से ही हम इसको जान सकते हैं कि लमसम माने कि एकदम में थोड़ा बड़ा, ठीक है, इकट्ठा। तो जब परचेसर कंपनी, जब वेंडर कंपनी का बिजनेस परचेस करती है तो परचेसर कंपनी एक टाइम में इकट्ठा अमाउंट, मतलब लमसम अमाउंट परचेसर कंपनी वेंडर कंपनी को दे देती है, तो उसको कहेंगे, वो जो मेथड रहेगी उसको कहेंगे हम लमसम मेथड। इसमें जो परचेस कंसिडरेशन है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो अमाउंट रहेगा, जो लमसम पीसी का अमाउंट रहेगा वो आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ पीसी इज गिवन इन दी प्रॉब्लम। जो अमाउंट आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे ए कंपनी है, यहाँ पे बी कंपनी है। ए कंपनी की तरफ से एसेट्स एंड लायबिलिटीज बी कंपनी परचेस कर रहे हैं और बी कंपनी ए कंपनी को एक अमाउंट दे रही है, वो हुआ हमारा पीसी। ठीक है, बी कंपनी परचेस द बिजनेस ऑफ ए कंपनी एंड गिव द अमाउंट ऑफ बी कंपनी परचेस द बिजनेस ऑफ ए कंपनी फॉर द रुपीज ऑफ 10 लाख। ठीक है, ऐसा अगर दिया रहा तो ये जो 10 लाख है इकट्ठा अमाउंट दी गई है, ये हुआ हमारा पीसी, ये हुई लमसम मेथड। ठीक है, देन दूसरी मेथड है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड में जैसे कि हमने कहा कि वेंडर कंपनी और परचेसर कंपनी है, माने ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी है। तो न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को जो उसका नेट कंपनी को जो उसको अमाउंट और वैल्यू देनी है वो अमाउंट कैश में भी दे सकती है, या शेयर्स में भी दे सकती है, या फिर डिबेंचर्स में भी दे सकती है। तो न्यू कंपनी अब ओल्ड कंपनी को क्या क्या दे रही है, तो कैश दे रही है, देन शेयर्स दे रही है, डिबेंचर्स दे रही है। तो जितनी रुपीस कैश देगी, जितनी रुपीस के शेयर्स देंगे और जितनी रुपीस के वो डिबेंचर्स देंगे, इन सब का कुल मिला के होगा नेट पेमेंट। ठीक है, और जो नेट पेमेंट रहेगा वही हमारा परचेज कंसिडरेशन रहेगा। ठीक है, तो इसमें कैश तो ऑन कैश दी जाएगी, या इसमें चेक भी दे सकते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, बाद में शेयर्स रहेगा। तो
ये जो शेयर्स है जो न्यू कंपनी के शेयर्स रहेंगे, शेयर्स कौन से रहेंगे? न्यू कंपनी के शेयर्स। किसको दे रही है? ओल्ड कंपनी को दे रही है। अब ओल्ड कंपनी को शेयर्स दे रही है माने क्या है कि जो न्यू कंपनी के शेयर्स है वो ओल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स रहेंगे वो शेयर होल्डर्स को वो न्यू कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मतलब कि ओल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके पास जितने शेयर्स है, मानो एक शेयर होल्डर है उसके पास अगर 10 शेयर्स है तो न्यू कंपनी के उसको 10 ही शेयर्स मिलने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। 10 के 10 भी मिल सकते हैं या फिर न्यू कंपनी इस 10 शेयर्स के बदले में उसको 8 शेयर्स भी दे सकती है। जैसे कि हम अगर उसके 4 शेयर्स है तो यहाँ पे न्यू कंपनी के 5 शेयर्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रपोर्शन को डिसाइड करते हैं और उस प्रपोर्शन के मुताबिक ओल्ड कंपनी को शेयर्स दिए जाते हैं। तो शेयर्स में भी अब हमारे शेयर्स के 2 टाइप है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें इक्विटी शेयर्स भी दिए जा सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स भी दिए जा सकते हैं। तो अगर इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं न्यू कंपनी के, अगर इक्विटी शेयर्स आए तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे और अगर प्रेफरेंस शेयर्स अगर मिले तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे। अगर उनका प्रपोर्शन है 4:5 तो इक्विटी शेयर्स जिसके पास 4 शेयर है उसको न्यू कंपनी के 5 शेयर्स मिलेंगे। जैसे अगर 4:5 तो अगर मान लो ओल्ड कंपनी के अगर 2000 शेयर्स शेयर होल्डर के पास है तो उसको न्यू कंपनी के कितने शेयर्स मिलेंगे? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 5 10,000 डिवाइडेड बाय 4 2500। तो जो शेयर होल्डर्स 4 शेयर जिसके पास थे उसको 5 शेयर्स मिल रहे हैं, मतलब जिसके पास 2000 रुपीज़ की जिसकी इन्वेस्टमेंट थी उस पर उसको 2500 मिल रहे हैं। तो यहाँ पे शेयर्स का वैल्यू फिर आएगा। ठीक है, कैश तो कैश में आएगा। अब बात करते हैं डिबेंचर्स की। शेयर है मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का भी ऐसे ही हो सकता है और इक्विटी शेयर्स का भी। अब बात आई डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स के इसमें जितने डिबेंचर्स ओल्ड कंपनी के होंगे उतने डिबेंचर्स न्यू कंपनी देगी, या फिर जितने डिबेंचर्स ओल्ड कंपनी के होंगे उस पर उससे ज़्यादा डिबेंचर्स न्यू कंपनी के मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर 1 लाख डिबेंचर अगर ओल्ड कंपनी के हैं और न्यू कंपनी के 1 लाख प्लस 10% डिबेंचर मिल रहे हैं तो यहाँ पे 1 लाख प्लस ऐड करेंगे हम इस पे 10% यानी कि 10,000 और ये हुआ 1,10,000। तो न्यू कंपनी के डिबेंचर्स कितने मिलेंगे? 1,10,000। ठीक है, तो इसमें जो कैश मिला है वो कैश, जितने रुपीस के शेयर्स मिले होंगे वो शेयर्स की अमाउंट, जितने रुपीस के डिबेंचर्स मिले होंगे वो डिबेंचर्स की अमाउंट, इनका एडिशन करके जो अमाउंट आएगा वो रहेगा हमारा परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेट पेमेंट मेथड जिसमें कैश, शेयर्स और डिबेंचर के थ्रू परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा। ठीक है, नेट पेमेंट मेथड। अब है थर्ड मेथड, नेट असेट्स मेथड। ठीक है, तो नेट असेट्स इसके भी नाम में ही इसका अर्थ है। नेट असेट्स हमको इससे पहले निकालनी पड़ेगी और नेट असेट्स जो रहेगा वो नेट असेट्स हमारा परचेज कंसिडरेशन रहेगा। तो नेट असेट्स देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो नेट असेट्स हम जब निकालेंगे तब हमको ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट दी रहेगी। क्वेश्चन में हमको ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट दी रहेगी। ठीक है, उस बैलेंस शीट के आधार पे हमें नेट एसेट्स निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नेट एसेट्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले लेना पड़ेगा एसेट्स टेकन ओवर। एसेट्स टेकन ओवर माने क्या कि जो एसेट्स परचेसर कंपनी ने, वेंडर कंपनी की जो एसेट्स परचेसर कंपनी ने टेकन ओवर की है वो एसेट्स हमको नेट एसेट्स कैलकुलेट करते वक्त लेना पड़ेगा। एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब पूरी की पूरी एसेट्स हम यहाँ पे लेंगे एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के जो एसेट्स है वो हम एसेट्स टेकन ओवर में लेंगे। लेकिन कौन सी वैल्यू पे? अब बैलेंस शीट में जो है उसका जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू में ये एसेट्स नहीं ली जाएंगी। तो यहाँ पे जो रिवाइज्ड वैल्यू होगा
जिस वैल्यू पे परचेसर कंपनी ने वेंडर कंपनी की असेट्स ली है, टेकन ओवर की है, वो जो एग्रीड वैल्यू रहेगा या फिर रिवाइज्ड वैल्यू रहेगा, वो रिवाइज्ड वैल्यू को हम नेट असेट्स कैलकुलेट करते वक्त लेंगे। ठीक है, फिर नेट असेट्स टेकन ओवर होने के बाद उसमें से हम माइनस करेंगे लायबिलिटीज एक्सेप्टेड या लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो परचेसर कंपनी ने वेंडर कंपनी की जो लायबिलिटीज एक्सेप्ट की है या लायबिलिटीज टेकन ओवर की है, वही लायबिलिटीज हम यहाँ पे लेंगे एक्सेप्ट शेयर कैपिटल और फंड्स। तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल रहो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहो और फंड्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो फंड रहेंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड और शेयर कैपिटल हमें यहाँ पे नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ लायबिलिटीज लेना है। ठीक है, तो असेट्स जो ली है वो असेट्स में से लायबिलिटी एक्सेप्टेड माइनस हो जाएगा, जो हमारा बचेगा वो है हमारा नेट असेट्स। ठीक है, नेट असेट्स उसी को हम कहेंगे परचेज कंसिडरेशन, पीसी। अब जो हमारा नेट असेट्स आया है वो नेट असेट्स का मतलब पीसी का परचेज कंपनी को, वेंडर कंपनी को पेमेंट करना है। ठीक है, तो नेट असेट्स का जो पेमेंट रहेगा वो कंपनी किस तरह से करती है, तो इसका रहेगा मोड ऑफ पेमेंट। मतलब जो नेट असेट जो पीसी आया है वो पीसी किस फॉर्म में दे रही है, तो वो मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट में कैश भी दे सकते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं या डिबेंचर्स भी दे सकते हैं। तो नेट असेट की जो पीसी की अमाउंट है वो कैश, शेयर्स और डिबेंचर्स में दी जाएंगी। तो यहाँ पे निकलेगा हमारा ये जो है वो पीसी, मोड ऑफ पेमेंट। तो नेट असेट्स मेथड से जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हमको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा नेट असेट्स आया है और जो मोड ऑफ पेमेंट दिया है वो मोड ऑफ पेमेंट से जो पीसी आ रहा है और नेट असेट्स से जो पीसी आ रहा है वो सिमिलर होना चाहिए। अगर नेट असेट्स से जो पीसी आया है वो पीसी और जो मोड ऑफ पेमेंट में जो पीसी आया है, हमारा परचेज कंसिडरेशन आया है, वो अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर नेट असेट से जो पीसी आया है वो पीसी में और मोड ऑफ पेमेंट में जो पीसी आया है उसमें अगर डिफरेंस है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें जो ज़्यादा अमाउंट दिया जा सकता है या फिर कम अमाउंट भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट है। इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अब देखिए यहाँ पे नेट असेट्स, यहाँ पे जो पेमेंट का है वो पेमेंट का पीसी है। अगर यहाँ पे जो मोड ऑफ पेमेंट से जो पीसी आया है वो पीसी परचेज कंसिडरेशन अगर नेट असेट्स से कम है, ठीक है, पीसी अगर नेट असेट्स से कम है तो नेट असेट्स में से पीसी की अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। जितनी अमाउंट कम मिली है, जितनी अमाउंट हमको कम मिली है उसको हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व। क्या कहेंगे उसको हम? कैपिटल रिजर्व। ये सिर्फ नेट असेट्स निकालते वक्त ध्यान रखना है। मोड ऑफ पेमेंट में जो पीसी आया है और नेट असेट्स से जो पीसी आया है उससे हमें देखना पड़ेगा कि पीसी ज़्यादा है या नेट असेट्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे पीसी कम है नेट असेट्स से, तो नेट असेट्स माइनस पीसी करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल रिजर्व रहेगा। अब मान लीजिए कि हमारा जो नेट असेट्स है वो 12 लाख आया है और यहाँ पे जो मोड ऑफ पेमेंट से जो पीसी आया है वो 10 लाख आया है। तो नेट असेट्स माइनस पीसी 12 लाख माइनस 10 लाख जो 2 लाख वो रहेगा हमारा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब इसकी दूसरी साइड यहाँ पे पीसी कम था। अब देखते हैं कि अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है नेट असेट्स से अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो परचेज कंसिडरेशन में से नेट असेट्स माइनस करना पड़ेगा। जो अमाउंट रहेगा उसको कहेंगे हम गुडविल। उसको क्या कहेंगे हम? गुडविल। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन अगर हमारा 12 लाख है, नेट असेट्स अगर 10 लाख है तो 12 लाख माइनस 10 लाख रहे 2 लाख, वो रहेगा हमारा गुडविल। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट्स आपको ध्यान रखनी है कि नेट असेट्स कैलकुलेट करते वक्त जो नेट असेट्स आया है वो नेट असेट्स और परचेज कंसिडरेशन को हमें देखना है कि क्या ज़्यादा है क्या कम है। अगर पीसी कम है नेट असेट्स ज़्यादा है तो हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर पीसी ज़्यादा है नेट असेट्स कम है तो हमारा गुडविल आएगा। अब नेट असेट्स में क्या क्या आता है तो वो हम देखते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि नेट असेट्स में हमारी जो पूरी असेट्स है एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स को छोड़ के जो बाकी के असेट्स है वो असेट्स हमारी नेट असेट का कैलकुलेशन करते वक्त आएगा, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक एंड गुडविल। मैंने यहाँ पे कैश एंड बैंक को मार्क किया है और गुडविल को मार्क किया है। अमाउंट इसमें जो रहेगी कौन सी अमाउंट रहेगी? रिवाइज्ड अमाउंट, एग्रीड अमाउंट। जिस अमाउंट को परचेसर कंपनी ने वेंडर कंपनी की जब असेट्स टेकन ओवर की है तो जिस अमाउंट से टेकन ओवर की होंगी, जो अग्रीड अमाउंट होगी वो रिवाइज्ड अमाउंट या अग्रीड अमाउंट यहाँ पे आएगी। तो ये अमाउंट हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। तो सब की सब जो एसेट्स, जितनी भी एसेट्स टेकन ओवर की है वो सब एसेट्स हम नेट एसेट्स निकालते वक्त लेंगे। अब बात करते हैं कैश एंड बैंक की। अब कैश एंड बैंक का रिवाइज वैल्यू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जितना वैल्यू होगा, अगर 10,000 कैश है तो 10,000 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक नोट है, इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो वेंडर कंपनी का जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, हमने कल देखा था कि वेंडर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, तो लिक्विडेशन करते वक्त लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आता है, तो वो वेंडर कंपनी के लिक्विडेशन का जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आया है वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर वेंडर कंपनी पे कर रही है, अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वेंडर कंपनी पे कर रही है तो जितना कैश का बैलेंस होगा, कैश का या बैंक का बैलेंस होगा, उसमें से जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रहेगा वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट माइनस करके जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट हमें यहाँ पे लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे हम, जैसे कि 10,000 रुपीज़ कैश है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, और उसमें से अगर 2,000 रुपीज़ का अगर एक्सपेंसेस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आया है तो 10,000 में से 2,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस होगा और यहाँ पे जो कैश और बैंक बैलेंस रहेगा वो रहेगा 8,000। लेकिन कब? जब वेंडर कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करेगी। ये इंफॉर्मेशन भी हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया जाएगा। पहला हो गया। अब दूसरा है गुडविल। मैंने यहाँ पे गुडविल को मार्क क्यों किया है? तो ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट में हमको ये गुडविल दी रहेगी। अब गुडविल यहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है और कौन सी अमाउंट पे लेना है और कब लेना है, ठीक है। अगर मोड ऑफ पेमेंट या फिर पीसी परचेज कंसिडरेशन जो है वो नेट पेमेंट मेथड या लमसम मेथड में लेना है या फिर नेट एसेट्स मेथड में हम अगर लेते हैं तो गुडविल के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन इसमें अगर डिफरेंस है, नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन इसमें अगर डिफरेंस है तो हमें यहाँ पे गुडविल को नहीं लेना है, ठीक है। और अगर नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन बराबर है, सिमिलर है, तो हमें यहाँ पे गुडविल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुडविल क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन में अगर डिफरेंस है तो यहाँ पे हमारा गुडविल का अमाउंट आ रहा है जो हमने यहाँ पे पहले देखा है। अगर परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा रहा, नेट एसेट्स कम रहा तो इसमें गुडविल आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे गुडविल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर परचेज नेट एसेट्स और पीसी में अगर डिफरेंस रहा और वहाँ पे अगर गुडविल की अमाउंट आती है तो हमें यहाँ पे गुडविल नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फाइंड आउट पीसी और नेट एसेट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया गुडविल यहाँ पे लेना है कि नहीं है और क्यों नहीं लेना है। नेट एसेट्स और पीसी में अगर डिफरेंस है तो हमें यहाँ पे गुडविल नहीं लेना है, अदरवाइज गुडविल लेना है, ठीक है। बाद में इसका जो पूरा कैलकुलेशन रहेगा वो रहेगा टोटल एसेट्स टर्नओवर। टोटल एसेट्स टर्नओवर में से हमको माइनस करना पड़ेगा लायबिलिटीज एक्सेप्टेड। जो परचेसर कंपनी ने जो वेंडर कंपनी की लायबिलिटीज एक्सेप्ट की है या टेकन ओवर की है तो वो लायबिलिटीज हमको यहाँ पे देना पड़ेगा। क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन,
स्टाफ प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन सेविंग फंड। इसमें सिर्फ हमको शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्स के जो फंड रहेंगे वो शेयर होल्डर्स के फंड और शेयर कैपिटल हमको नहीं लेना है। यहाँ पे मैंने डिबेंचर्स को मार्क किया है। अब यहाँ पे डिबेंचर्स लेना है कि नहीं लेना और कब लेना है, ठीक है। तो अगर मोड ऑफ पेमेंट में या फिर नेट पेमेंट मेथड में अगर डिबेंचर्स दिया है, अगर न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के डिबेंचर्स के बदले में न्यू कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो नेट असेट्स निकालते वक्त हमको यहाँ पे डिबेंचर्स को नहीं लेना है, डिबेंचर का सेपरेट अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो डिबेंचर्स की इसमें ध्यान में रखना है कि अगर मोड ऑफ पेमेंट में या नेट पेमेंट में अगर नई कंपनी ओल्ड कंपनी को डिबेंचर्स इशू कर रही है तो नेट असेट्स निकालते वक्त लायबिलिटीज में डिबेंचर्स को नहीं लेना है, ठीक है। असेट्स टेकन ओवर में से फिर टोटल लायबिलिटीज एक्सेप्टेड या टोटल लायबिलिटीज टेकन ओवर माइनस हो जाएगा, जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा हमारा नेट असेट्स, उसी को हम कहेंगे परचेज कंसिडरेशन। तो ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया जाता है परचेज कंसिडरेशन। अमलगमेशन की या एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल में हमको ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट दी रहेगी, उसी के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। हमको आंसर सॉल्व करते वक्त सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करना है। परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताई है। लमसम मेथड, एक्चुअली ये मेथड या कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट दिया रहता है, कैलकुलेशन रहता है नेट पेमेंट मेथड में और नेट असेट्स मेथड में। तो आपको पहले तो फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सी मेथड यूज होगी, नेट पेमेंट मेथड यूज होगी या नेट असेट्स मेथड यूज होगी। ये आपको जो इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी रहेगी, उस क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आपको पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सी मेथड आपको यूज करनी है, उसके हिसाब से आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना है। तो ठीक है, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। हाँ, ये हुआ क्वेश्चन में हमने ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखा है। अब जब हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो आंसर सॉल्व करते वक्त परचेज कंसिडरेशन निकालना हो गया अपना। परचेज कंसिडरेशन निकालना होने के बाद जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे हमको ओल्ड कंपनीज जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी या जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी और न्यू कंपनी की बैलेंस शीट, ये सब फाइंड आउट करने के लिए कहा जा सकता है। तो हमको क्वेश्चन में जो करना है वो हम तो करेंगे, जो पूछा है वो हमको फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करना है। तो वेंडर कंपनी की या ओल्ड कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है और न्यू कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है, लेजर कैसे बनाया जाता है, ये सब हमको नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। थैंक यू।